नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? जल्दी से फटाफट बताइए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। आप जल्दी से जुड़िए फटाफट। उसके बाद शुरुआत करते हैं आज हम करंट अफेयर्स के रिवीजन की। वो करंट अफेयर्स का रिवीजन जो राजस्थान, विश्व और भारत से संबंधित है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यानी आज हम भारत और विश्व का जो करंट अफेयर्स है उसके रिवीजन की हम लोग बातचीत करने वाले हैं। और ये है आपका साप्ताहिक करंट अफेयर्स। क्या है? साप्ताहिक करंट अफेयर्स जो है उसको लेकर के बातचीत करने वाले हैं। तो हाँ जी, मुझे लग रहा है आप तक आवाज़ पहुंच गई है जी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। प्रणाम, नमस्कार जी। महावीर, बीके राजा, गौतम जी, सैंडी वर्मा, राम राम, नमस्कार, सबको राधे राधे साहब। चलिए अब शुरुआत कर देते हैं जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। अब बात सीधे हमारी काम की जो है वहां पर आते हैं। तो साप्ताहिक करंट अफेयर्स 20/2/2022 यानी फरवरी का महीना लगभग अंतिम चरणों में चल रहा है मेरे दोस्तों। अंतिम सप्ताह कल से शुरू हो जाएगा फरवरी का। तो आप सभी अपनी तैयारियों को बहुत मजबूत कर लीजिएगा क्योंकि आपके पास समय बहुत तेजी से निकल रहा है जी। चलिए अब लोग हम शुरुआत कर ही देते हैं। आज की करंट अफेयर्स का पहला सवाल जो आपके सामने है वो जरा देखिएगा क्या है। ये रहा आपका पहला सवाल। उससे पहले एक छोटी सी बात जो हम रोजाना करते हैं, सपने और लक्ष्यों में एक अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए भैया। यानी सपने देखने के लिए तो बिना मेहनत की नींद चाहिए। लोग दिन में भी ले लेते हैं और खुली आंखों से भी ले लेते हैं। और लक्ष्य के लिए बिना नींद की क्या चाहिए? मेहनत चाहिए। मेहनत करनी है तो आपको सुबह, शाम, दोपहर समय नहीं देखना, भूख, प्यास, नींद ये सब नहीं देखना। बस मेहनत और मेहनत ही आपको ऐसा करने के लिए, जो सफलता है उसको हासिल करने के लिए एक ही धुन आप पर अगर सवार होगी तो देख लेना, ये मेरा कहना है कि आपको सफलता आपसे ज्यादा दूर नहीं रह सकती और वो भी ज्यादा दिन तक आपको अवश्य सफलता मिलेगी। पहला सवाल ये रहा, जरा बताइएगा। पहले स्टार्टिंग के 10 सवाल ऐसे हैं जिन पर हमारी पहले की क्लास में बातचीत नहीं हुई है। आज पहली बार उन पर बातचीत करेंगे। बाकी सब सवाल ऐसे हैं जिन पर पूर्ववर्ती क्लासेज में आपके साथ बातचीत हो चुकी है। तो मेरे मित्रों, अपने आप पर भरोसा रखिए और जीवन में लगातार कुछ न कुछ करते रहिए। तब आपको निश्चित एक दिन ऐसा होगा कि आप खुद कहोगे अपने आप से कि हाँ, इसी दिन के लिए मैं बना था। यूपीआई जो है, इसमें लिखा है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। यूपीआई का फुल फॉर्म कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका पूरा नाम है। क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। पेमेंट इंटरफेस जो है वो इसका फुल फॉर्म है, इंटरफेस। इसके बारे में क्या पूछा जा रहा है जरा देखो। इसको स्वीकार करने वाला पहला विदेशी राष्ट्र कौन है? आपको उसका नाम बताना है, जिसकी घोषणा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा हाल ही में की गई है। भारत की एक संस्था है जिसका नाम ही क्या है? ये है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है इसके द्वारा ऐसी घोषणा की गई है कि ऐसा पहला विदेशी राष्ट्र है जिसने हमारा जो है वो यूपीआई जो है उस पेमेंट इंटरफेस को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। तो ऐसा करने वाला पहला देश जो है उसका नाम क्या है? नेपाल है। और मालदीव वो देश है जिसने अभी भारतीय व्यापारियों को क्या किया है? भारतीय व्यापारियों को बिना वीजा जो है वो अपने यहां व्यापार करने की परमिशन प्रदान की है। व्यापारियों को बिना वीजा जो है वो व्यापार करने की, बिना वीजा व्यापार की परमिशन जो है वो प्रदान कर दी है। ये देश कौन सा है? मालदीव देश है। और श्रीलंका, खैर जानते हैं श्रीलंका को हमने आर्थिक सहायता की क्योंकि यहां पर आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। आर्थिक सहायता अभी हाल ही में सहायता हमने किसको की? श्रीलंका को। और ये आपका श्रीलंका है जो कि पाक जल संधि के माध्यम से, किस जल संधि से? पाक जल संधि के माध्यम से ये जो है वो इलाका किससे जुड़ा हुआ है? भारत से। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश जो है वो भूटान है और यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश क्या है? नेपाल है। इन दोनों देशों को आप लोगों को थोड़ा थोड़ा क्या करना है? याद रख लेना है। चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो क्या है जरा देखिएगा। कोविड-19 प्रबंधन पर तैयार पुस्तक ए नेशन टू प्रोजेक्ट का विमोचन 18 फरवरी 2022 को किसके द्वारा किया गया है? यह है आपको देखना है।
कोविड-19 का भारत ने प्रबंधन कैसे किया, मैनेजमेंट कैसे रहा हमारा और इतनी बड़ी लड़ाई को कैसे भारत जीत गया, इसको लेकर के एक पुस्तक लिखी गई है, ए नेशन टू प्रोजेक्ट। क्या है? ए नेशन टू प्रोजेक्ट। ए नेशन टू प्रोजेक्ट है, टू प्रोजेक्ट। अभी हम लोग बातचीत करेंगे कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, लेकिन हमारा सवाल अभी इतना है कि इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये हमारे राष्ट्रपति जी हैं, जिनका अभी अभी क्या होने वाला है, चुनाव होने वाला है, ये बात हम लोग जानते हैं। इसके अलावा मेरे मित्रों यहां पर लिखा हुआ है आपके सामने मनसुख मांडविया है और यहां अमित शाह, तो इसका सही जवाब मनसुख मांडविया है। अमित शाह हमारे क्या हैं? गृह मंत्रालय के मंत्री हैं। मनसुख मांडविया जो है ये हमारे चिकित्सा मंत्री हैं। क्या है? स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्रालय के मंत्री हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा ऐसा किया गया है। इसके अलावा इनके पास रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय जो है, उर्वरक मंत्रालय, ये मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। मनसुख भाई मांडविया जो है कोविड-19 का भारत ने कैसे मैनेजमेंट किया, इस मैनेजमेंट को लेकर एक पुस्तक तैयार की गई जिसका नाम है ए नेशन टू प्रोजेक्ट, ए नेशन टू प्रोजेक्ट। और उसी पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा, विमोचन किसके द्वारा किया गया अभी हाल ही में, तो यह विमोचन करने का काम किया है मनसुख मांडविया ने। इनके पास गृह विभाग भी है, इसके अलावा सहकारिता विभाग जो है वो भी इनके पास है। चलिए जरा अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ऐसी पुस्तक, चलिए यहां पर हम किसके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है उस पर सवाल मैंने अगला एक और बना दिया है। कोविड-19 प्रबंधन पर तैयार की गई पुस्तक ए नेशन टू प्रोजेक्ट की लेखिका कौन है, इनमें से आपको बताना है। कोविड-19 प्रबंधन पर तैयार की गई पुस्तक ए नेशन टू प्रोजेक्ट, ए नेशन टू प्रोजेक्ट है जो है, इसका विमोचन किसने किया है, तो ये तो अभी आपको बता दिया है कि इसका विमोचन जो है मनसुख मांडविया ने किया है। मन को सुख देने वाले जो मांडविया साहब हैं, मांडविया, कोविड-19 के समय जो प्रबंधन हमने किया उस पर तैयार की गई पुस्तक है। और इस पुस्तक को प्रियम गांधी मोदी के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया। प्रियम गांधी मोदी, देखिए दो धुर विरोधियों के नाम इनके साथ जुड़े हुए हैं और कैसे जुड़े हुए हैं इसका तो अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। क्या है? प्रियम गांधी मोदी, इसका पूरा नाम प्रियम गांधी मोदी। हो सकता है पति मोदी हो और ये गांधी हो, तो दोनों के बीच में राजनीतिक उठापटक भी रहती है। तो प्रियतम जोशी नहीं है, शकुंतला रावत जो है राजस्थान की उद्योग मंत्री है, राजस्थान की क्या है, उद्योग मंत्री है, उद्योग मंत्री है। प्लस इसके साथ साथ देवस्थान विभाग भी इनके पास है, देवस्थान विभाग जो है वो भी इन्हीं के पास है मेरे मित्रों। प्लस इसके साथ साथ है जाहिदा खान, राजस्थान में जो हमारी उच्च शिक्षा या फिर आप लोग कह सकते हो राजस्थान में अंग्रेजी में शपथ लेने वाली मंत्री है। ये क्या है? अंग्रेजी में शपथ ग्रहण करने वाली मंत्री है। प्लस इसके साथ साथ शिक्षा राज्य मंत्री है। क्या है? शिक्षा राज्य मंत्री भी यही है, राज्य मंत्री का दर्जा भी इन्हीं के पास है। शिक्षा राज्य मंत्री का जो है वो दायित्व किसके पास है, तो जाहिदा खान के पास है। अंग्रेजी में इन्होंने क्या की थी, शपथ ग्रहण जो है वो की थी अंग्रेजी में। राजस्थान के उद्योग मंत्री कौन है, शकुंतला रावत है और जाहिदा खान है। ये दोनों जो हैं वो कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ये मुझे जरा बताइएगा आप लोग कहां से आते हैं। 3 महिला जो हैं, उन तीनों महिलाओं में एक का नाम तो मुझे भी मालूम है और आपको भी मालूम होगा, जिसका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आता है उसका नाम है ममता भूपेश। क्या है? ममता भूपेश है। अब ये तो मैं रोजाना आपको बताता हूं, जरा देखिएगा सिकराई विधानसभा क्षेत्र जो है, इस सिकराई विधानसभा क्षेत्र से ममता भूपेश आती है। शकुंतला रावत और यहां पर जाहिदा खान है, इनका विधानसभा क्षेत्र मुझे बताइए, जरा देखता हूं किस किस को ये याद है, किस किस को नहीं पता है। तो देखिए उस पर बातचीत करेंगे। भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए? बड़ा ऐतिहासिक समझौता इसको कहा जा रहा है। भारत और किसके बीच में ऐसा समझौता हुआ है अभी हाल ही में, ये जरा बताइएगा। हाँ जी, तो अभी देखिएगा यहां लिखा है भारत ने किस देश के साथ ऐसा हाल ही में मुक्त व्यापार समझौता किया है। मुक्त व्यापार समझौते पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ, बहरीन के साथ, ईरान के साथ। इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। क्या है? संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब
अमीरात जो है वो इसका सही जवाब है। इस देश के साथ हमने अभी अभी क्या किया है, एक मुक्त व्यापार, हाँ जी, बानसूर विधानसभा क्षेत्र एकदम सही है आपका, बानसूर विधानसभा क्षेत्र जो है वो एकदम सही है। शकुंतला रावत का बानसूर विधानसभा क्षेत्र है और जाहिदा खान का कामा भरतपुर का विधानसभा क्षेत्र है। ये एकदम सही इन्होंने जवाब दिया, मैं यहां आपके सामने लिख देता हूं। शकुंतला रावत का जो है वो क्या है, बानसूर जो है बानसूर विधानसभा क्षेत्र है और जाहिदा खान का है कामा भरतपुर, क्या है, कामा भरतपुर। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये परीक्षाओं में सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। कामा भरतपुर से कौन से हैं, तो जाहिदा खान है, और बानसूर विधानसभा क्षेत्र से देखिए सिकराय, बानसूर और कामा भरतपुर। इस प्रकार आप लोग बहुत अच्छे से इनको याद रख सकते हो। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी ये सब बातें। अब चलते हैं अगले सवाल पर, ठीक है। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है आपका यहां पर। चलिए नेक्स्ट, अभी बात हम लोग जिस सवाल पर कर रहे थे उसको ही लिख देते हैं। संयुक्त अरब अमीरात जो है इसके साथ भारत ने क्या किया है, मुक्त व्यापार समझौता अभी हाल ही में किया है। प्लस कल प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान का जो सिख प्रतिनिधि मंडल है वो भारत आया और उस सिख प्रतिनिधि मंडल से अफगानिस्तान के सिख प्रतिनिधि मंडल जो है इससे इन्होंने क्या की थी, बातचीत की थी। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। सऊदी अरब है, बहरीन है, ये सब इन्हीं की सीमाओं पर क्या है, स्थित देश है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने जरा देखिएगा क्या है। प्रोजेक्ट आरोहण नामक परामर्श कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है जिसमें प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की सहायता की जाएगी? बहुत ही अच्छा सवाल है। प्रोजेक्ट आरोहण का संबंध परामर्श कार्यक्रम है ये वाला, और विद्यार्थियों की सहायता की जाएगी, यानी बच्चों की काउंसलिंग करने के लिए, जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों की काउंसलिंग करने के लिए, विद्यार्थियों की काउंसलिंग करने के लिए, प्लस इसके साथ साथ मेरे मित्रों बच्चों की सहायता शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार की जा सकती है, इसको लेकर के एक नई डिजिटल पहल जो है वो शुरू की गई है। किसके द्वारा प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया गया? इसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट आरोहण है, प्रोजेक्ट आरोहण है। इस प्रोजेक्ट आरोहण को किस राज्य ने अभी हाल ही में शुरू किया है? स्कूली बच्चों के लिए। किसके लिए? स्कूली बच्चों के लिए। स्कूली बच्चे जो है उन स्कूली बच्चों के लिए इस प्रकार के अभियान की शुरुआत की गई है। उस राज्य का नाम है असम। क्या है? उस राज्य का नाम असम है। असम में आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी पर एक मांजुली द्वीप है। क्या है? मांजुली द्वीप है। जो मांजुली द्वीप जो है बढ़ रहे तापमान, यानी वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है, वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है, उस बढ़ते वैश्विक तापमान की वजह से मेरे मित्रों ये मांजुली द्वीप जो है वो खतरे के निशान पर है, जो कि किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है उस पर स्थित है। ये सबसे बड़ा नदी द्वीप इसे कहा जा सकता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। राजस्थान में शिक्षा के लिए स्माइल प्रोजेक्ट, SMILE, स्माइल प्रोजेक्ट जो है वो चलाया गया, जो देश का सबसे बड़ा व्हाट्सएप या डिजिटल शिक्षा प्रदान करने वाला प्रोजेक्ट जो है वो माना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य पर्यटन क्षेत्र में सौर ऊर्जा से चलने वाले ब्रेक वाटर क्रूज पोत यानी सोलर क्रूजर जो है इस नाम का एक नया पोत जो है वो चलाने वाला है अप्रैल 2022 में? उस राज्य का नाम क्या है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य पर्यटन क्षेत्र में सौर ऊर्जा से चलने वाली बैक वाटर क्रूज पोत जिसका नाम है सोलर क्रूजर? क्या है? सोलर क्रूजर है। सोलर क्रूजर इस नाम से क्या शुरू करने जा रहा है? एक पोत शुरू करने जा रहा है जो कि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस क्रूज का निर्माण किया गया है। इसको शुरू कब से करेगा? अप्रैल 2022 से इसको शुरू किया जाएगा। उस राज्य का नाम क्या है? केरल है मेरे मित्रों। क्या है? केरल राज्य है, वो इस प्रकार की पहल को शुरू करने जा रहा है। इसमें कर्नाटक नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, तमिलनाडु नहीं है। बाकी ये सब के सब तटीय राज्यों की श्रेणी में आते हैं। ये आपका गुजरात है, यहां पर आपका महाराष्ट्र है, ठीक है। ये क्या है? गुजरात है, ये महाराष्ट्र है। यहां महाराष्ट्र और इसकी सीमा पर जो है वो आपका क्या पड़ता है? गोवा पड़ता है, ये भी जानते हैं। यहां फिर कर्नाटक आ गया, कर्नाटक के बाद आपका केरल आएगा, केरल के बाद इधर तमिलनाडु आएगा, तमिलनाडु के बाद इधर आंध्र प्रदेश आएगा,
आंध्र प्रदेश के यहाँ तेलंगाना, फिर उड़ीसा वाला क्षेत्र और फिर ऊपर आपका पश्चिमी बंगाल, ये तटीय राज्य जो हैं वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए अगला सवाल जरा देखिए, क्योंकि आज हमें सवाल बहुत ज्यादा हैं, फटाफट क्या करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी। सवाल अगर रिवीजन में आपको सब लेना है, एक बार आपको सब सामने आ जाए तो आपको सब पता चल जाएगा। अगला, स्टेम सेल तकनीक से दुनिया की प्रथम महिला जो HIV से ठीक हो चुकी है, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी जो वायरस आप लोगों ने पढ़ा है उस वायरस के बारे में है। यहां पर है इससे ठीक हो चुकी है, इस देश का संबंध रखती है, यानी भारत की नहीं पूरी दुनिया की ऐसी दूसरे नागरिक हैं, प्रथम महिला है। देखिए दोबारा सुन लीजिए इस बात को, प्रथम तो है महिला, प्रथम तो महिला और व्यक्तिगत तौर पर दूसरी इंसान है, दूसरा व्यक्ति है, ऐसे समझ लीजिएगा। प्रथम महिला है और सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जो है वो है, यानी दूसरा व्यक्ति है जिनको HIV से ठीक होने का जो है वो अवसर। स्टेम सेल क्या होती है, किसी भी मानव की एक कोशिका जो है उस कोशिका को शरीर से बाहर निकालकर उसका संवर्धन करके वापस उस कोशिका को क्या करना, निर्मित करना या उस पर विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के माध्यम से उसको परखना, यह स्टेम सेल तकनीक कहलाती है। यानी कोशिका को निकालकर उसे विशेष प्रकार की कोशिका में तब्दील करना या उससे रोगों को दूर करने की तकनीक जो है वो स्टेम सेल तकनीक कहलाती है। बहुत सारी परीक्षाओं में स्टेम सेल टेक्निक के बारे में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब मेरे दोस्तों है अमेरिका। अमेरिका में ऐसी पहली महिला है, दुनिया की पहली महिला, आज तक ऐसा नहीं हुआ है जिसको HIV रोग जो है उससे ठीक होने का प्रमाण जो है वो मिला है, और वो भी किस तकनीक के माध्यम से, स्टेम सेल टेक्निक के माध्यम से। दूसरी प्रश्न है, व्यक्तिगत तौर पर दूसरी है और महिला के तौर पर देखी जाए तो प्रथम है, ये हमें देखना है। भारत में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, जापान में नहीं, और ये किस में, जापान के सहयोग से भारत में क्या चलाई जा रही है, मुंबई से लेकर के अहमदाबाद के बीच में, मुंबई से किसके बीच में, अहमदाबाद के बीच में, अहमदाबाद के बीच में यहां पर मिनी हाई स्पीड ट्रेन जो है वो भारत के इन दो स्टेशनों को जोड़ेगी, जिसका पहला स्टेशन कहां रखा जाना है, सूरत में रखा जाना है। किसमें, सूरत में इसका पहला स्टेशन जो है वो बनकर तैयार होगा। मिनी हाई स्पीड ट्रेन जो है ये बनकर तैयार होगी। पहला स्टेशन कहां होगा, तो सूरत में होगा। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया गया, 20 फरवरी को मनाया गया, ठीक है, 20 फरवरी को मनाया गया। चलो तो देखते हैं, आज 20 फरवरी ही है, 20 फरवरी को कैसे मनाया, इस वर्ष की 2022 की थीम क्या रही, तो 20 तारीख को कैसे मना लिया भाई, 20 तारीख को तो नहीं मनाया होगा, ठीक है ना। तो अब जरा बताइए इसमें सही जवाब क्या है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है, ऐसा कह सकते हैं अपन। इसकी थीम जो है वर्ष 2022 की क्या रहने वाली है, यह आपको बताना है जी। यहां पर है सामाजिक न्याय व अधिकारिता दिवस कह सकते हो या सामाजिक न्याय दिवस कह सकते हो। इसमें वर्ष 2022 की थीम के विषय में आपको बताना है कि वर्ष 2022 की थीम क्या रही। डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए आह्वान, डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए एक आह्वान, औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना, ए व बी दोनों, नन ऑफ दीज, इसमें सही क्या है, तो डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए आह्वान, ये तो वर्ष 2021 की थीम, वर्ष 2021 की थीम ये रही थी, इसमें वर्ष 2021 की थीम ये, और वर्ष 2022 जो है, वर्ष 2022 की थीम जो है वो ये वाली है। वर्ष 2022 की थीम क्या है, औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना, औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना, यह है इस वर्ष की क्या रही है, इसकी थीम रही है। तो दूसरा बी ऑप्शन इसका सही होगा। यह आपको याद करना है कि औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना, सामाजिक न्याय दिवस 2022 की क्या है, थीम है, ठीक है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री केंद्र में अगर बात करें तो केंद्र में वीरेंद्र सिंह है, कौन है, वीरेंद्र कुमार या वीरेंद्र सिंह है, ये हमारे क्या है, केंद्र में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं। राज्य में अगर बात की जाए तो राज्य में हमारे कौन है, टीकूराम जूली है, टीकूराम क्या है, जूली है, ये दोनों मंत्री आप थोड़ा ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा, 9वां सवाल क्या है। मध्य प्रदेश के इंदौर में गोबरधन बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है, ये कल प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार अपने कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, और राजस्थान के जयपुर के
जो हमारा नगर निगम है, उस नगर निगम की महापौर भी अभी अभी कहां गई थी, तो नगर निगम की महापौर जो है, यहां ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के इंदौर अभी उन्होंने दौरा किया है कि किस प्रकार की स्वच्छता जो है वो हम लगातार बनाए रख सकते हैं। इसको लेकर के नई नई तकनीकों को हम सीखने गए वहां पर। गोवर्धन बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस गोवर्धन बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया है। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा ऐसा किया गया है। मंगू भाई पटेल यहाँ के मध्य प्रदेश के क्या हैं, राज्यपाल है। मंगू भाई पटेल यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। प्लस शिवराज सिंह चौहान यहाँ के क्या हैं, सीएम है। और वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं। सामाजिक न्याय वह क्या है, सामाजिक न्याय वह अधिकारिता मंत्री हैं, अधिकारिता मंत्री हैं, अधिकारिता क्या है, मंत्री हैं। तो ये सब आप लोग देखना है। दोबारा बात करते हैं, नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में गोवर्धन बायो सीएनजी संयंत्र जो है उसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। सीएनजी जो है आप लोग जानते हैं, इसका मुख्य घटक जो है वो मेथेन होता है। ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं इसे हिंदी में, क्या कहते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से इसे क्या किया जाता है, प्राकृतिक गैस इसे कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं। इसका मुख्य घटक जो है वो क्या होता है, आपका मेथेन होता है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, 10 नंबर सवाल जो है वो देखिएगा। देश के 100 शहरों और कस्बों के लिए किसान ड्रोन को मानेसर से हरी झंडी किसने दिखाई है। बहुत विस्तार से बात करने वाले ये सवाल हैं, लेकिन आज संडे होने की वजह से हमें पूरा रिवीजन करना है, तो मैं ज्यादा लंबी चौड़ी इन पर बातचीत नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत ही अच्छे सवाल हैं ये। शुरुआती 10 सवाल आज वाले जो हैं वो, देश के 100 शहरों और कस्बों के लिए किसान ड्रोन जो है, इस किसान ड्रोन को मानेसर से हरी झंडी किसने दिखाई, पहला सवाल। उसके बाद है, जो कीटनाशक छिड़काव और अन्य किसान उपयोगी काम करने में सक्षम होंगे। ग्रूड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी जो है, ये कंपनी है ग्रूड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, इस कंपनी के द्वारा इसका क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। ये तो इनको निर्माण करने वाली क्या है, कंपनी है। किसान ड्रोन जो है वो क्या काम आएंगे, तो ऐसे ड्रोन जो खेतों में कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए, यानी इंसानी तौर पर ज्यादा काम ना करना पड़े, सिर्फ क्या करना पड़े, हमें सिर्फ ड्रोन को चलाना पड़े। जैसे ब्याह शादी में लोग ड्रोन चलाते हैं, ठीक उसी प्रकार है, ड्रोन को चलाना पड़े, अपने आप कीटनाशकों का क्या हो जाए, खेत में छिड़काव हो जाए, और भी किसानों के उपयोगी जितने भी काम है वो काम भी ड्रोन संपन्न कर दे, तो ऐसा बहुत अच्छा हो जाएगा किसानों के लिए। तो देश में 100 ऐसे शहरों के लिए और कस्बों के लिए ड्रोन को संचालित किया गया है। कल कहां से, मानेसर से हरी झंडी दिखाई है किसने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने इसको हरी झंडी कल के दिन दिखाई है। ये अनुराग ठाकुर युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री हैं, युवा एवं क्या है, खेल मंत्रालय के मंत्री ये वाले हैं। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कृषि कैबिनेट मंत्री हैं, क्या है, कृषि कैबिनेट मंत्री हमारे कौन है, ये वाले हैं। कैलाश चौधरी हमारे राज्य कृषि मंत्री हैं, राज्य कृषि मंत्री का मतलब ये नहीं राजस्थान के तो रहने वाले हैं, बाड़मेर से आते हैं, राजस्थान के बाड़मेर जो क्षेत्र है वहां से, बाड़मेर क्षेत्र से सांसद हैं वर्तमान में कैलाश चौधरी, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। इसका सही जवाब मैंने आपको बता दिया, नरेंद्र मोदी ने ग्रूड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित 100 ड्रोन ऐसे हैं जो किसान ड्रोन के तौर पर, और आगामी कुछ वर्षों में लाखों ऐसे ड्रोन बनाने का मिशन जो है वो किसका है, इस ग्रूड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए, ये आपको पूरी पीडीएफ जो है वो पैनल पीडीएफ के साथ रियल न्यूज REAL रियल NEWS इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी। अगर ये नहीं मिले तो 89478323 और 70 इस नंबर पर आप लोग क्या करिएगा मेरे मित्रों, 8947832370 यहां पर व्हाट्सएप पर सिर्फ इतना लिखकर भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप पर इतना लिख दीजिएगा PDF, समझ गए। तो आपको इसका लिंक जो है वो यहां मिलेगा, और जिन्होंने टेलीग्राम पहले से डाउनलोड नहीं कर रखा है वो प्ले स्टोर पर जाकर पहले टेलीग्राम डाउनलोड करें, फिर जो लिंक मिले उस पर क्लिक करते ही आपको ये सारी PDF जो है वो उपलब्ध हो जाएगी। चलिए जरा अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा क्या है जरा देखिए मेरे मित्रों, यहां पर आपके सामने नेक्स्ट सवाल आ रहा है, ये रहा। ये सवाल जरा देखिए क्या है, मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर और
हेलियोस्वार्म मिशन का संबंध अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था से किससे है? एक अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था जो है वो क्या करना चाह रही है? सूर्य की और ज्यादा अच्छे तरीके से अध्ययन करने के लिए यहां पर क्या करने वाली है? सूर्य का अच्छे तरीके से अध्ययन करने के लिए मल्टी स्लेट सोलर एक्सप्लोरर और हेलियोस्वार्म नाम के 2 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। एक सोलर प्रोब मिशन भी इन्होंने पहले लॉन्च किया था। किस नाम से? सोलर प्रोब नाम का एक मिशन इन्होंने पहले भी क्या किया था? लॉन्च किया था। तो ये सब काम कौन कर रही है? नासा कर रही है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? इसरो है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? जाक्सा है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? नासा है। और स्पेस एक्स जो है एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है जिसके मालिक कौन है? एलन मस्क हैं। एलन मस्क की एक कंपनी है जिसका नाम क्या है? टेस्ला है। ये रील आपकी रटी हुई होनी चाहिए, कभी भी आमना सामना हो जाए इन सवालों से तो आप समझ पाओगे। ये हेलियोस्वार्म और स्प्लिट जो मिशन है ये किससे संबंधित है? सूर्य से संबंधित है। सूर्य की जानकारी जो है वो एकत्रित करने के लिए, सूर्य की जानकारी एकत्रित करने के लिए नासा जो है वो इस प्रकार के मिशन भेजना चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय स्तर को संबोधित किया। किसका? इसका आयोजन फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक की सहायता से कहां पर किया गया? एक तो इसमें वर्ल्ड बैंक है, एक यूएनओ है। इन दोनों के सहयोग से वन ओशन समिट का आयोजन किया गया, यानी महासागरीय जो क्षेत्र है उसको लेकर के एक वन ओशन समिट का आयोजन किया गया। और इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो फ्रांस के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से। फ्रांस ने इसका आयोजन किया। यूएनओ और विश्व बैंक जो है, यूएनओ और विश्व बैंक के सहयोग से इसका आयोजन किया। और आयोजन कहां पर किया था? तो ब्रेस्ट फ्रांस में इसका आयोजन किया गया। ब्रेस्ट फ्रांस में इनका आयोजन किया गया। तो इसका सही जवाब है ब्रेस्ट फ्रांस में वन ओशन समिट का आयोजन किया, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको क्या किया था? संबोधित किया था। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा मित्रों क्या है। भारत प्रतिभूति मुद्रण और निर्माण निगम लिमिटेड सिक्के और करेंसी नोट का निर्माण करने का काम करती है। यानी निर्माण करने का काम अलग संस्था का है और जारी करने का अलग संस्था का है। तो देखिए सिक्के जो है वो भारत सरकार जारी करती है। क्या करती है? भारत सरकार का काम क्या है? सिक्के जारी करना है। आरबीआई सिक्के जारी नहीं करता है, ये ध्यान रखना। सिक्के कौन जारी करता है? भारत सरकार। इसके अलावा हमारे जो नोट हैं, ये नोट जारी करने का काम किसका है? आरबीआई का है। आरबीआई के गवर्नर के आपने साइन देखे होंगे, मैं धारक को ये वचन देता हूं कि, तो वचन किसका देते हैं? जो आपको 20 रुपए 50 रुपए का नोट मिला है उसके एवज में उतना धन या उसकी उतनी वैल्यू देने का वचन जो है वो आरबीआई गवर्नर आपको देते हैं। तो ये नोट आरबीआई जारी करती है और सिक्के जो है वो भारत सरकार जारी करती है। लेकिन मार्केट में सिक्के सरकार नहीं उतारती है। इन सिक्कों को कौन खरीदता है? आरबीआई खरीदती है। और आरबीआई खरीद कर कहां लाती है? इसको बाजार में लाती है। आरबीआई इसको सरकार से खरीदती है और कहां उतार देती है? इनको बाजार में उतार देती है। आपसे क्या पूछा है? भारत प्रतिभूति मुद्रण और निर्माण निगम लिमिटेड के सिक्के और करेंसी नोट जारी करने का कार्य करती है। इस संस्था का कौन सा स्थापना वर्ष अभी अभी मनाया गया? तो 17वां स्थापना वर्ष जो है वो अभी भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं निर्माण निगम लिमिटेड का जो है वो मनाया गया। आप सभी बहुत अच्छे से इसको याद रख पा रहे हैं, ठीक है? हाँ जी। इसके बाद अगले सवाल पर हम लोग बातचीत करते हैं। अगला सवाल भी बहुत अच्छा है। उद्योगपति राहुल बजाज का निधन हो गया है। इनके संदर्भ में सत्य कथन आप लोगों को बताना है। तो देखिए पूरी डिटेल इस सवाल में आ गई है आपकी। प्रसिद्ध उद्योगपति राहुल बजाज, जो बजाज एजेंसी थी मोटर कार्स यानी स्कूटर, आपने बजाज का नाम सुना होगा, बजाज मोटर्स के संस्थापक थे राहुल बजाज। 2001 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2006 से लेकर के 2010 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। 2 बार आप भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष भी रहे। इन्हें फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ये सभी कथन सत्य हैं। इसके अलावा राजस्थान के सीकर जिले में, राजस्थान के कहां पर? राजस्थान के सीकर जिले में आप ध्यान रखना एक गांव है जिसका नाम है काशी का बास। क्या है? काशी का बास जो गांव है वहां से इनका संबंध इसलिए रहा है कि गांधी जी के 5वें पुत्र कहे जाने वाले जमनालाल बजाज जो है, जमनालाल बजाज, ये इनके दादाजी यानी इनके पोते का नाम ही क्या है? राहुल बजाज है। और जमनालाल बजाज को क्या कर लिया था? वर्धा महाराष्ट्र जो है, वर्धा महाराष्ट्र, वहां के एक सेठ थे वर्धा महाराष्ट्र के, उन्होंने गोद ले लिया था। इस वजह से ये वहां पर चले गए और वहीं महाराष्ट्र में अपना कामकाज इन्होंने क्या
कर दिया था, शुरू कर दिया था। तो मेरे हिसाब से अब आपको बात समझ में आ गई होगी। जमनालाल बजाज के पोते का नाम ही क्या था? पोते का नाम ही क्या था? राहुल बजाज था, राहुल बजाज था। ये 5 पोते थे, उनमें से सबसे बड़े पोते जो हैं वो राहुल बजाज थे। तो आप सब लोग ये बात जानते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले सवाल पर। यहां नेक्स्ट सवाल आपका क्या है जरा देखो भैया। ये 5वां सवाल है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने शिक्षा से संबंधित प्रशासन में नवाचार और अच्छी पहल के लिए 5वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है अभी हाल ही में। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान द्वारा इस राष्ट्रीय पुरस्कार योजना की शुरुआत कब की गई? सवाल क्या है जरा सुन लो। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी काम करने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी काम करने वाले लोगों को क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय पुरस्कार। इस बार कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो 5वां पुरस्कार दिया गया। लेकिन आपसे यह पूछा जा रहा है, यह पुरस्कार जो देता है वो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान देता है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान यह पुरस्कार देता है। तो इस राष्ट्रीय पुरस्कार योजना की जो शुरुआत है वो किस वर्ष की गई थी? आपको सीधा सीधा इसका यह जवाब देना है कि इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब की गई थी। तो इसका सही जवाब है वर्ष 2014 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। वर्ष 2014 में। शुरुआत कब? 2014 में इस पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है। अगला सवाल आपके सामने है। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? बहुत ही शानदार सवाल है, जानिए इस सवाल के बारे में। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। आप लोग जानते होंगे भारत की प्रथम राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल जो है वो कौन रही थी? भारत की कोकिला जिसे कहा जाता है, भारत की कोकिला जिसे कहा जाता है उसका नाम आप लोग जानते हैं। प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल जो है सरोजनी नायडू। क्या है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है उनकी याद में यह दिवस प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। भारत की कोकिला के नाम से इन्हें क्या किया जाता है? जाना जाता है। प्लस दूसरी बात, इन्होंने राज्यपाल पद के बारे में एक टिप्पणी की थी। वो टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा राज्यपाल जो है वो सोने के पिंजरे में बंद एक तोता है। सोने के पिंजरे में बंद एक तोता है। सोने के पिंजरे में बंद एक क्या है? तोता है। बंद तोता जो है वो कौन है भैया? राज्यपाल है। ये बात किसने कही थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू ने ये बात कही थी। उन्हीं की याद में प्रतिवर्ष हम 13 तारीख को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। राज्यपाल के बारे में एक व्यक्ति और थे जिन्होंने भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। पटाभी सीतारमैया का नाम आपने सुना होगा। पटाभी सीतारमैया, सीतारमैया जो है इनका नाम तो आपने सुना होगा। सुभाष चंद्र बोस और पटाभी सीतारमैया के बीच में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ बाद में, ये सारे अधिवेशन 1939 का और 1938 का, तो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में जो बातचीत हुई उसकी वजह पटाभी सीतारमैया ही रही। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि राज्यपाल का जो पद है वह आओ भगत यानी आए हुए लोगों को, यानी आए हुए मेहमानों की आओ भगत करने के लिए, मेहमानों की आओ भगत करने वाला पद, या फिर उनको आए हुए लोगों को चाय नाश्ता की पूछने वाला पद ही है। बस चाय नाश्ता कराने वाला पद है। बस आए हुए लोग जो मेहमान है राज्य में उन लोगों को चाय नाश्ता कराओ, या उनकी आओ भगत करने वाला पद है। आओ भगत करने वाला पद जो है, करने वाला पद वो कौन सा है? वो राज्यपाल का पद है। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है जरा देखिए भाई। ये है HIV वायरस की खोज करने वाले वायरोलॉजिस्ट जिनका निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो यहां है HIV है। ये क्या है? HIV वायरस जो है इसकी खोज करने वाले वायरोलॉजिस्ट जिनका निधन हो। आज ही बताया आपको HIV वायरस से ठीक होने वाली प्रथम महिला कहां की है? अमेरिका की है। कहां की है? अमेरिका की प्रथम महिला जो HIV से ठीक हो चुकी है।
इस वायरोलॉजिस्ट का नाम बताओ जिनका निधन हो चुका है और उन्होंने एचआईवी खोज की थी, उसका नाम है लुक्मो टेग्नियर। लुक्मो टेग्नियर जो है इन्होंने इसकी क्या की थी, खोज की थी, ठीक है। और रॉबर्ट गेले जो है, रॉबर्ट गेलो ने इसका नामकरण किया था, इसका नाम रॉबर्ट गेलो ने किया और इसकी खोज लुक्मो टेग्नियर ने की थी। लुक्मो टेग्नियर इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए मित्रों क्या है। यहां है 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, ठीक बात है भाई। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, जिसका इस वर्ष का विषय क्या है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, जिसका इस वर्ष का विषय क्या है। तो रेडियो और विश्वास जो है वही इस वर्ष की थीम है। वर्ष का मतलब 2022 है, 2022 की थीम है, 13 फरवरी को मनाया जाता है और इस वर्ष की 2022 की थीम क्या है, रेडियो और विश्वास इसकी थीम है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को, और रेडियो और विश्वास इस वर्ष की क्या है, थीम है। हाँ भारती मीना जी याद करो सवालों को, नींद आने से काम नहीं चलेगा। थोड़े दिन में पेपर होगा तो पेपर में फिर नींद नहीं आएगी, अभी अगर आ रही है तो फिर पेपर में भी आएगी। चलिए अगले सवाल पर बातचीत करते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, क्या है जरा देखो भाई। 13 से लेकर के 18 फरवरी 2022 तक चलने वाले सिंगापुर एयर शो 2022, सिंगापुर में एयर शो चला 18 तारीख तक और उस एयर शो में भारतीय वायुसेना के 44 सदस्यों ने भाग लिया। इसमें वायुसेना का कौन सा विमान था जिसने इसमें भाग लिया, उसका नाम बताना है। तो LCA तेजस जो है, LCA तेजस आप याद रखिए, बस क्या है, तेजस याद रखिए, तेजस। आप में भी तेज होना चाहिए और जस होना चाहिए कि हाँ कुछ कर गुजरना है इस जमाने के लिए, अपने आप के लिए तो करना ही है, दूसरों के लिए भी कुछ ऐसा कर जाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां हमें याद करेगी। तो नींद आने से काम नहीं चलेगा, नींद को उड़ाइए और तेजस लड़ाकू विमान की तरह आगे बढ़ते जाइए जीवन में। और LCA तेजस ने अभी सिंगापुर में आयोजित होने वाले 2022 के एयर शो में क्या किया था, भाग लिया था। राफेल आप लोग जानते हैं हमने कहां से खरीदा है, फ्रांस से खरीदा है। और मिराज जो हमारा विमान है उसने हमने एयर स्ट्राइक किया था, आपको पता होगा एयर स्ट्राइक। इस एयर स्ट्राइक में मिराज का काम में लिया गया था। F-16 जो है वो अमेरिका ने किसको दे रखा है, पाकिस्तान को दे रखा है। अमेरिका के द्वारा, अमेरिका से किसने खरीद रखा है, F-16 जो है उसको खरीद रखा है। चलो जी अगली बात जरा देखो, यहां पर है भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य 12वें फ्रेमवर्क डायलॉग का आयोजन कहां पर किया गया अभी हाल ही में, ये बताइए। भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य 12वें फ्रेमवर्क डायलॉग का आयोजन कहां पर किया गया, ये जरा सवाल है। तो बहुत अच्छा सवाल है। इसी डायलॉग से पूर्व है यहां पर क्या किया गया था, क्वाड शिखर सम्मेलन जो है, क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 4 देश हैं, आपका एक भारत है, एक आपका अमेरिका है, अमेरिका के अलावा एक देश इसमें जापान है, और जापान के अलावा एक देश जो आपका है यहां पर वो है आपका भारत है, अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश हैं क्वाड देश। इन क्वाड देशों का जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था, तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ही किया गया। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया जो है यहां पर इसका सम्मेलन आयोजित किया गया, ऑस्ट्रेलिया। और इसी अवसर पर ही भारत के विदेश मंत्री और भारत के और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के मध्य 12वें फ्रेमवर्क डायलॉग का आयोजन हुआ। तो इसका मतलब इसका आयोजन कहां पर किया गया, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया। अरे भाई सिडनी में नहीं किया गया मेरे मित्रों, सिडनी याद नहीं करना है। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल भी बहुत ही शानदार है। इसरो के वर्ष 2022 के पहले मिशन EOS-04 यानी अर्थ ऑर्बिटल जो सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट को लॉन्च किया PSLV C-52 से। कहां से लॉन्च किया गया यह बताना है आपको। तो इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसके प्रमुख जो है वो वर्तमान में सोमनाथन है। क्या है भैया, सोमनाथन जो है वो इसके प्रमुख है वर्तमान में। 2022 के पहला मिशन है जिसका नाम है EOS-04। आगामी परीक्षाओं के लिए वेरी मोस्ट सवाल है, अति महत्वपूर्ण सवाल है ये वाला आगामी परीक्षाओं में।
PSLV C52 है, ये वाला अभी हाल ही में क्या कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया। PSLV C52 जनवरी 2022 में, कब, जनवरी 2022 में इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया। कुछ लोग इसको भी गलत बता रहे हैं। यहां कर्नाटक बेंगलुरु जो है, यहां पर इसरो का मुख्यालय है। इसरो का क्या है, मुख्यालय है। इसी वजह से मैंने इसको ऑप्शन में दिया था, ठीक है। हैदराबाद तेलंगाना में जो है वो श्री रामानुजाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, ये सवाल आएगा फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, देखना फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में रामानुजाचार्य जो है वो सिलेबस का हिस्सा है, इसलिए जरूर इन पर सवाल पूछा जाएगा। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, स्टैच्यू ऑफ क्या है, इक्वालिटी है, इक्वालिटी है। यहां पर करंट अफेयर्स की दृष्टि से तो सीधा सवाल आएगा, जिनके करंट अफेयर्स जो है वो तो सीधा पूछा जाएगा। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहां स्थापित किया गया अभी हाल ही में, तो आपको हैदराबाद कर्नाटक जवाब देना है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में श्री रामानुजाचार्य 11वीं जो सदी है उसके भक्ति संत हैं, तो उसकी दृष्टि से दूसरे तरीके का सवाल यहां पर पूछा जाएगा, ठीक है। और इसरो की स्थापना की अगर बात करें तो 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 को क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी। तो चलिए अब नए सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, जरा देखो भैया, यह है एपीडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपना 36वां स्थापना दिवस कब मनाया, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो देखिए एपीडा क्या बीमारी है, पहली बात तो आपको यह पता हो, एपीडा है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका पूरा नाम है, ये यहां से लेकर यहां तक पूरा नाम है, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपना 36वां स्थापना दिवस जो है वो क्या किया है, मनाया गया। इसकी स्थापना कहां पर की गई और कब की गई, तो 36वां स्थापना दिवस मनाया गया तो 13 फरवरी को, 13 फरवरी महिला दिवस रेडियो दिवस के अवसर पर 13 फरवरी को न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय कहां पर है, न्यू दिल्ली जो है यहां पर इसका मुख्यालय है। और कृषि क्षेत्र में डेवलपमेंट करने का यह क्या करता है, काम करता है जी। अगला सवाल जरा देखो मित्रों क्या है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। केंद्र सरकार ने 26,275 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पुलिस आधुनिकीकरण योजना को कब शुरू किया था, यह आपको बता देना है। यहां है केंद्र सरकार ने 26,275 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ, मैंने ये तक आपको पढ़ाया था उस दिन कि भाई पुलिस आधुनिकीकरण योजना को शुरू कब किया गया, इसकी अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ये अब आपको बताना है। तो अब इस योजना की अवधि कब तक कर दी गई है, 24-25 तक, 25-26 तक, 26-27 तक या फिर 29-30 तक, इसकी अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उस अवधि को आपको बताना है कि भाई इस दिन तक इस अवधि को बढ़ा दिया गया। तो 25-26 की अवधि तक इसको क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया। पहले 19-20-21 तक और बाद में इसकी अवधि को क्या कर दिया गया था, और बढ़ा दिया गया था। तो 25-26 तक इस पुलिस आधुनिकीकरण योजना को बढ़ा दिया गया। और यह आधुनिकीकरण योजना है जो गृह मंत्रालय आपका है, कौन सा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, उस गृह मंत्रालय के तहत चलाई गई क्या है, एक योजना है। तो केंद्र सरकार ने इस पर अलग से राशि खर्च करके इसकी अवधि को 25-26 तक बढ़ा दिया है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। 14 फरवरी को पुलवामा जो है उस हमले की तीसरी बरसी इस बार 2022 में हमने मनाई है और हमारे बहादुर सैनिकों को हमने याद किया जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ऐसे हमारे इस हमले में सीआरपीएफ के लगभग 40 लिखा है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा जो है वो 44 का है जवान शहीद हुए। इसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद ने ली। इसके परिणाम भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो किया था। इसका मतलब ये सभी कथन आपके क्या है, इसके संदर्भ में सत्य हैं। यानी कितनी तारीख को, 14 फरवरी को इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, ब्लैक डे मनाते हैं। क्या, ब्लैक डे। ब्लैक डे जो है वो इस दिन मनाया जाता है क्योंकि हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर इस आत्मघाती हमला जो है वो किसने किया था, जैसे मोहम्मद के आतंकवादी संगठन ने किया था। और अभी ऑस्ट्रेलिया जो देश है इसने हमास नाम का एक आतंकवादी संगठन है। क्या है, हमास, ये भी एक क्या है, आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन।
इस आतंकवादी संगठन को अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया था, लेकिन हमास को ऑस्ट्रेलिया ने भी क्या घोषित कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा भी क्या कर दिया गया है, अब आतंकवादी संगठन इसे घोषित कर दिया गया। आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। हमास नाम का आतंकवादी संगठन जो है वो वाला है। तो चलिए मेरे मित्रों अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधिकारिक अनुमानों के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को हम शॉर्ट में पीआईआई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीआईआई, ठीक है। अब जरा देखिए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधिकारिक अनुमानों के संदर्भ में सत्य कथन। भारत में औद्योगिक सुधारों की गति दिसंबर 2021 में तीव्रता से क्या हुई है, कम हुई है। ये देखो, उत्पादन में वृद्धि जो है वो 0.4% की प्रति वर्ष के हिसाब से हुई है। बहुत ज्यादा कोई उत्पादन में वृद्धि है नहीं, लेकिन औद्योगिक जो सुधार है उसकी गति बहुत ज्यादा कम है। यह सूचकांक जो है वो एनएसओ द्वारा मासिक रूप से क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। एनएसओ का मुख्यालय कहां पर है, तो न्यू दिल्ली जो है यहां पर है। और वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, एनएसओ द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, एनएसओ के द्वारा की जाती है। पहले सीएसओ फिर एनएसएसओ। अब एनएसओ जो है इस काम को पूरा करता है, मासिक रूप से आईपीपी यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है वो जारी करने का काम करता है। इन्हीं सूचकांकों को भारत सरकार और इसी सूचकांकों को आरबीआई जो है, आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति जो होती है, ठीक है, मौद्रिक नीति जो है, मौद्रिक नीति, इस मौद्रिक नीति को तैयार करने में आरबीआई इन सब को क्या करती है, काम में लेती है। तो ये सभी कथन इसके क्या हैं, सत्य हैं। चलिए अगला सवाल जरा देखो क्या है। कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया, एसएससी जो है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, एसएससी, इसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया, एस किशोर कुमार को एसएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। शांति श्री धूलीपत जो है वो जेएनयू की प्रथम महिला कुलपति है। किसकी, जेएनयू की प्रथम महिला कुलपति, जेएनयू की प्रथम महिला कुलपति है। प्रथम महिला कुलपति किसकी बनाई गई है भैया, किसकी पति, कुल की पति है। और जेएनयू में ऐसा पहली बार हुआ है। रघुराम राजन आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, आप लोग इनके बारे में जानते हैं। आरबीआई पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के बाद कौन बने थे, तो उर्जित पटेल साहब बने थे। कौन, उर्जित पटेल के बाद में शक्तिकांत दास आरबीआई के क्या हैं, वर्तमान में गवर्नर हैं। तो ये सब बातें आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। एनसीईआरटी के जो है वो नए प्रमुख किसको बनाए गए, दिनेश प्रसाद सकलानी को। एनसीईआरटी जो है इसका नया प्रमुख जो है वो बनाया गया। चलिए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आपका सही जवाब जो है वो एस किशोर कुमार है। अगला सवाल क्या है जरा देखो भैया। राधे राधे, अरे भक्तों सो गए जाग रहे हो, भगत अभी जाग रहे हैं, इसका मतलब जो है, ठीक है, दिनेश प्रसाद सकलानी एक सीबीएसई और एक क्या है आपके एनसीईआरटी है। दो अलग अलग संस्थाएं के दोनों के नए अध्यक्ष अभी हाल ही में क्या किए गए, चयनित किए गए हैं। तो ये दोनों याद रखना भाई, एक सीबीएसई और एक क्या है एनसीईआरटी। सीबीएसई के अभी आने वाले हैं तो सीबीएसई के बारे में भी बताएंगे, अभी एनसीईआरटी के बारे में आपको बता दिया गया है। चलिए अभी बात करते हैं किस सवाल में। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित किया जाना है, हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर, हाँ जी नहीं सोए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर स्थापित किया जाना है, खंडवा मध्य प्रदेश, गुरुग्राम हरियाणा, प्रयागराज यूपी, विशाखापट्टनम। तो यहां खंडवा मध्य प्रदेश जो है, खंडवा मध्य प्रदेश में क्या किया जा रहा है, पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र। मैंने अभी बताया था, यानी मध्य प्रदेश जो है क्या है, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर जो है, इसमें इंदौर में हाइड्रोजन इस प्रकार के बायोमास संयंत्र का जो उद्घाटन है इंदौर में किसके द्वारा किया गया, यह किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कल ही के दिन, यानी कल की अगर बात करें हम तो 19 आप लोगों की फरवरी 2022 को, 19 फरवरी 2022 को। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए नया सवाल, अगले सवाल पर हम लोग बातचीत करें। अगला सवाल भी अच्छा है, क्या सवाल है जरा देखो। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आगामी 5 वर्षों के लिए नई आईटी और आईटी नीति जो है इसकी घोषणा की है, उस मुख्यमंत्री को बताना है कि वो कौन से राज्य के हैं।
नई आईटी नीति यानी सूचना प्रौद्योगिकी को लेकर एक नई नीति लाने वाला राज्य जो है वो कौन सा है? गुजरात है। क्या गुजरात के राज्यपाल जो हैं वो कौन है? भूपेंद्र पटेल है। क्या है? भूपेंद्र पटेल साहब है। भूपेंद्र पटेल यहाँ के क्या है? राज्यपाल नहीं है, ये मुख्यमंत्री हैं यहाँ के। क्या है? यहाँ के सीएम है भूपेंद्र पटेल गुजरात के। इन्होंने कहा है कि हम नई आईटी नीति जो है वो लेकर आने वाले हैं। राजस्थान में अशोक है और अशोक शोक में बदलता जा रहा है बच्चों के लिए। हरियाणा में खट्टर सरकार है, हरियाणा में खट्टर सरकार है और यहां पर चन्नी सरकार है जो कि चुनाव में अपनी चौनी बांटने में लगी हुई है। तो चन्नी सरकार पंजाब में है, खट्टर सरकार हरियाणा में है, अशोक गहलोत सरकार राजस्थान में है और गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है जिसने नई आईटी नीति जो है वो घोषित करने के बारे में विचार विमर्श किया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करें। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा मित्रों। क्या है? 18वें स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार से नासिक पब्लिक लाइब्रेरी के द्वारा किसे सम्मानित किया जाना प्रस्तावित किया गया है? नासिक में एक पब्लिक लाइब्रेरी है जो कि स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार देती है। तो ये 18वें पुरस्कार जो है वो नितिन गडकरी को दिए जाएंगे। नितिन गडकरी हमारे परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। क्या है? परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। राजमार्ग मंत्री कौन है? ये हमारे हैं नितिन गडकरी साहब। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। इसके अलावा ये राष्ट्रपति जी हैं और कुछ ही समय के मेहमान हैं। दोबारा चुनाव नहीं लड़ते हैं तो यह राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ये हमारे है ही खैर देश के राजाओं के राजा। चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल जरा देखिए मित्रों। क्या है? अरे भाई वापस मत आगे चल। 20वां सवाल जो है, हालांकि 20 नहीं सवाल 30वां है, लेकिन ये आपके सामने 20 नंबर दिखा रहा है। चलिए सवाल क्या है? हाल ही में किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने टेक ए ब्रेक फीचर लॉन्च किया है? एक ऐसा नेटवर्किंग साइट है जिसने टेक ए ब्रेक फीचर जो है वो अभी लॉन्च किया है। यानी आप स्क्रॉल करते जाते हो यूट्यूब देखते जाते हो, दिन हो जाता है, सुबह हो जाती है, पता ही नहीं चलता। पूरी रात भर आप लोग YouTube देखते रहते हो और YouTube आपको ये नहीं कहता कि भाई साहब अब रुक जा, अब सो जा मुन्ना सो जा, ऐसी लोरियां वो नहीं सुनाती है। तो सोजा मुन्ना सोजा ऐसी लोरियां सुनाने वाला एक नया जो फीचर्स है वो किसने डाला है? कौन सी नेटवर्किंग साइट है जिसने डाला है? वो अगर आप कुछ समय के लिए स्क्रॉल करते जाते हो तो थोड़ी देर बाद आपको कहेगा भाई साहब बहुत हो गया, अब रुक जा, अब थोड़ी देर सो जा, अब इसको आराम करने दे। ऐसा कौन करेगा? ऐसा करने वाला है इंस्टाग्राम। क्या करने वाला है? इंस्टाग्राम जो है वो ऐसा करने वाला है। ट्विटर के सीईओ राजस्थान से हैं तो ये आपको याद ही है, मैं रटा दिया है इसको। तो भैया पराग अग्रवाल जो है वो कहां से हैं? अजमेर से हैं। ये ट्विटर के क्या हैं? सीईओ हैं। और फेसबुक का नाम बदलकर मार्क जुकरबर्ग ने क्या कर दिया है? मेटा कर दिया गया है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए। ट्विटर ने एक नई पहल भी शुरू की है जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव, 5 राज्य की क्या हो रहे हैं? विधानसभा के जो चुनाव हैं, इन विधानसभा चुनावों को लेकर के इन्होंने चुनाव के लिए, चुनावों का प्रचार प्रसार करने के लिए, किसी नेता विशेष के बारे में नहीं, वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एक अपना स्पेशल चुनाव अभियान जो है वो भी इन्होंने चलाया है। ठीक है, हाँ जी, चलो भी चलो आगे देखो। अब क्या आए सवाल आग लो। ये सवाल है सीबीएसई, ये आ गया भाई, सीबीएसई के अध्यक्ष आ गए हैं। देखिए यहां पर लिखा है सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया चेयरमैन अभी हाल ही में किसे बनाया गया? मनोज आहूजा के स्थान पर विनीत जोशी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। मनोज आहूजा के स्थान पर किसको बनाया गया है? ये विनीत जोशी को। दिनेश प्रसाद सकलानी, ये दिनेश प्रसाद सकलानी NCERT जो है इसके प्रमुख बनाए गए हैं। एम जगदीश कुमार किसके प्रमुख बनाए गए हैं? ये भी जरा लगे हाथों आप बता ही दो कि भाई यहां पर एम जगदीश कुमार इसके प्रमुख हैं। तो मैंने सारे नाम यहां वैसे लिख दिए हैं। विनीत जोशी जो हैं वो किसके हैं? तो यहां विनीत जोशी सीबीएसई के प्रमुख हैं। दिनेश प्रसाद सकलानी जो है वो NCERT के प्रमुख हैं और एम जगदीश कुमार यूजीसी का नाम आपने सुना होगा। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो क्या है? आप लोगों को ध्यान रखना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है, अनुदान आयोग, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जरा ये भी लगे हाथों आप बता ही दो। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने क्या आ रहा है जरा देखो। हैदराबाद में स्थित बायोलॉजिकल ई द्वारा निर्मित किस वैक्सीन के लिए 12 से 18 वर्ष की उम्र के जो समूह है उनके आपातकालीन उपयोग की मंजूरी जो है वो प्रदान कर दी गई है, उसको आपको बताना। हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई नाम की एक कंपनी है,
इस ई नाम की कंपनी के द्वारा निर्मित किस वैक्सीन के लिए 12 से 18 वर्ष की उम्र समूह के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी जो है वो मांगी है? तो उसका नाम है कार्बेवैक्स। कार्बेवैक्स जो वैक्सीन है, ठीक है, हाँ जी, कार्बेवैक्सीन जो है, हाँ जी, यहां पर है कार्बेवैक्स वैक्सीन किसकी है? बायोलॉजिकल ई कंपनी जो है, इस ई कंपनी के द्वारा एक वैक्सीन निर्मित की गई है जो कि 12 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको लगेगी। अगर इसको मंजूरी मिल जाती है तो देश में 12 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए लगने वाली ये दूसरी ऐसी वैक्सीन होगी जिसको मंजूरी प्रदान की जानी है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर, ठीक है, हाँ जी। अरे भाई देवेंद्र चौधरी सही बताए हैं, आपको उस नंबर पर कॉल नहीं करना है, कॉल तो मिलेगा नहीं, करोगे कैसे? नंबर सही बताए हैं कल वाले, आपको उस पर मैसेज करना है व्हाट्सएप जो कि चला जाएगा, ठीक है। चलिए एकदम नंबर सही बताए, 8947832370 2370 पर करोगे, नंबर सही है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है, यहां पर है नेक्स्ट सवाल, ये है हाल ही में भारत सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड किसका संयुक्त उद्यम है? आपको यह बताना है। देखिए भाई, ये भारत में नई नई तकनीक पर आधारित सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड सेवा जो है वो स्टारलिंक उपग्रहों के माध्यम से भारत में प्रदान की जानी है। इसको लेकर के एक नई कंपनी का गठन किया गया जिसका नाम है जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये किसका संयुक्त उद्यम है? आपको यह बताना है। तो यह है जियो प्लेटफॉर्म्स जो है, जियो प्लेटफॉर्म्स जो है और एक है सोसाइटी यूरोपियन देश सैटेलाइट। इन दोनों का संयुक्त उद्यम जो है वो बनने जा रहा है कौन? जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसके माध्यम से भारत में अच्छे ढंग का, अच्छी गति का सैटेलाइट आधारित जो ब्रॉडबैंड सेवा है वो इंटरनेट के माध्यम से प्रदान की जाएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने 7.5 से घटाकर क्रूड ऑयल पर जो कृषि उपकर है वो कितना कर दिया है? भारत सरकार ने जो क्रूड ऑयल है, पॉम ऑयल, ये क्रूड पॉम ऑयल यानी खाने वाला जो तेल है उस पर कृषि उपकर जो है वो 7.5 से घटाकर 5 कर दिया गया है। 7.5 था, उसको घटाकर कितना कर दिया गया है? 5 कर दिया गया है सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है। अगला सवाल है, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया, जिसका विषय क्या रहा? 15 तारीख को फरवरी को बाल कैंसर दिवस मनाया गया, जिसका जो इस बार का विषय है 2022 का, वर्ष 2022 का विषय इस बार का रहा है बेहतर जीवन रक्षा। क्या है? बेहतर जीवन रक्षा। 15 फरवरी को बाल दिवस जो मनाया गया उसकी इस बार की थीम रही है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है। अगला है, जर्मनी का नया राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? तो जर्मनी के चांसलर तो आप लोग जानते ही हैं। जर्मनी का नया राष्ट्रपति अभी हाल ही में किसे बनाया गया? तो एक ही ऑप्शन है, फ्रैंक वाल्टर स्टीनियर जो है, स्टीनमियर, इनको जर्मनी के नए राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर को इसका नया राष्ट्रपति जर्मनी का बनाया गया है। अगला सवाल जो है वो क्या है? 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 12 से 18 फरवरी तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका विषय क्या है? उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता, उत्पादकता के माध्यम से विश्वास, उत्पादकता के माध्यम से व्यापार या उत्पादकता के माध्यम से उत्साह। तो इसका सही जवाब है उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता जो है वो राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह जो कि 12 से 18 फरवरी तक मनाया गया उसकी थीम है। और दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, यहां पर है, हाल ही में लस्सा बुखार है। लस्सा बुखार के 3 व्यक्तियों की मृत्यु ब्रिटेन में हुई है, लेकिन आपको यह बताना है कि इस बुखार की खोज 1969 में कहां पर की गई थी? यानी जिस वर्ष इसरो की स्थापना हुई उसी वर्ष इस लस्सा बुखार की खोज हुई। और इस लस्सा बुखार की खोज कहां पर की गई? नाइजीरिया में। ये बोत्सवाना जो है, यहां पर ओमिक्रॉन का मामला आया था। ओमिक्रॉन जो है, ओमिक्रॉन का मामला कहां पर आया था? तो ओमिक्रॉन का मामला जो है बोत्सवाना में आया। ये ओमिक्रॉन नाम जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? WHO के द्वारा दिया गया था। मिस्र है, नाइजीरिया है, बोत्सवाना है, ये सब जो है वो अफ्रीकी देश है, लेकिन इजराइल जो है वो एक यहूदी देश है। भारत इसके साथ रक्षा क्षेत्र में प्लस कृषि क्षेत्र में बूंद बूंद सिंचाई पद्धति जो है वो इसका निर्माण भारत इसी के सहयोग से कर रहा है। प्लस कोटा जो क्षेत्र है वहां पर नींबू की नई नई किस्मों को तैयार करने के लिए भी कौन सहयोग कर रहा है? भारत का इजराइल सहयोग कर रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है। अगला सवाल है मेरे मित्रों, 11वीं और 12वीं के विज्ञान वर्ग के
आईआईटी के लिए तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, किसके लिए? आईआईटी जो है उन संस्थाओं में एडमिशन के लिए तैयारी करने वाले बच्चों के लिए शिक्षा मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। इस मंत्रालय के द्वारा चलाई गई एक पहल कौन सी है? जो आईआईटी दिल्ली के सहयोग से चलाई जा रही है। किस सहयोग से? आईआईटी दिल्ली के सहयोग से चलाई जा रही है। उसका नाम आईआईटी पाल है। नाल नहीं है, साल नहीं है, लाल नहीं है, ठीक है। लाल को पढ़ाओगे तो एक दिन वो पाल बनेगा, लाले और लालियों को पढ़ाओगे तो वो क्या बनेंगे? पाल पाल बनेंगे। एक दिन इस देश के शहंशाह बनेंगे, इस देश पर आगे बढ़ाने में काम करने वाले लोग बनेंगे। तो आईआईटी पाल के द्वारा ऐसा किया गया। लाल जो है, लाल और लालियां पढ़ते रहें इसी प्रकार। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है वो आपका क्या है, जरा देखो। भारत सरकार ने फरवरी 2022 में कुल 54 चाइनीज ऐप पर बैन कर दिया है, अभी हाल ही में, ठीक है। भारत सरकार चाइनीज ऐप को लगातार बैन करती जा रही है, क्योंकि इसके माध्यम से जो है सिक्योरिटी जो इश्यूज है वो भी आते हैं, और देश की अधिकांश सूचनाएं जो है वो देश, अरे और तो और छोड़ो, मानवों के बाल जो हैं उनका भी सामने आया है। ये चाइनीज ऐप के माध्यम से ऐसा व्यापार करते हैं। भारत के व्यक्तियों के सर के जो बाल हैं वो सारे बाल कहां जाते हैं? चाइना जा रहे हैं। तो इस प्रकार के कई जो क्षेत्र हैं उनको लेकर के ऐसा कहा गया है कि ये सिक्योरिटी इशू को ध्यान में रखते हुए और कई अन्य कारणों से ये 54 ऐप जो नए बंद किए हैं। ये प्रक्रिया बंद करने वाली शुरू कब से हुई थी? तो ये बोलते हैं इसको कि डिजिटल स्ट्राइक है। ये क्या है? डिजिटल स्ट्राइक है, जो कि जून 2020 से मोदी जी ने शुरू की थी, और अब तक लगभग 320 के आसपास चाइनीज ऐप को क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। चाइनीज ऐप जो है वो 350 के आसपास, यानी 320 के आसपास चाइनीज ऐप बंद कर दिया अब तक। अगला सवाल, फिल्म जगत के मशहूर संगीतकार व कंपोजर जिनका गोल्ड मैन के नाम से जाना जाता था, जिनका निधन हो गया हाल ही में, उनका नाम आपको बताना है। तो उसका सही जवाब क्या है? बप्पा लाहिड़ी है। बप्पा लाहिड़ी काला चश्मा पहनते थे, काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पर काला काला चश्मा, ये गाना आपने सुना होगा। तो ये काला चश्मा पहनते थे, सोने की बड़ी बड़ी चेन पहनते थे, गोल्ड मैन के नाम से इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में जाना जाता था। बप्पी लाहिड़ी का भी निधन हो चुका है और लता मंगेशकर का भी हाल ही में निधन हो चुका है। तो चलिए अब अगले सवाल पर क्या करते हैं, बात करते हैं। 15वीं से 16वीं शताब्दी के भक्ति संत कवि दार्शनिक जिनकी जयंती माघ पूर्णिमा को मनाई जाती है, 16 फरवरी को इस बार मनाई गई, और दिल्ली के करोल बाग स्थित गुरुद्वारे में जाकर प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ऐसे संत का आपको नाम बताना है, तो गुरु रविदास का नाम सबसे पहले आता है, गुरु रविदास। रामानुजाचार्य जो है वो 11वीं भक्ति संत थे, और हैदराबाद में इनका स्टेच्यू जो है वो स्थापित किया गया, हैदराबाद में। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और अभी 2 दिन पहले ही रामकृष्ण परमहंस की जयंती जो है वो भी गई थी। और स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 तारीख को राष्ट्रीय युवा महोत्सव के रूप में हमने मनाई। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 की थीम क्या थी, ये जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एनर्जी डायलॉग जो है इसका आयोजन किया गया, जिसका चर्चा का विषय एनर्जी ट्रांजिशन था। यह डायलॉग जो है, इस डायलॉग का कौन सा संस्करण था? तो इसका डायलॉग का यह 4था संस्करण था। एनर्जी ट्रांजिशन जो है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर के एक डायलॉग का आयोजन किया गया, और यह डायलॉग जो है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में संपन्न हुआ। ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन इसका नाम रखा गया, और यह इस डायलॉग का कौन सा संस्करण था? तो 4था संस्करण इसका आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा। ऊर्जा और संसाधन संस्थान यानी जिसे हम टीरी के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा आयोजित वैश्विक सतत विकास सम्मेलन जो है, सतत विकास सम्मेलन, यहां क्या है? वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन जो है, इसके संदर्भ में आपको सत्य कथन इसका बताना है। इसका आयोजन 16 से लेकर के 18 फरवरी 2022 को किया जा रहा है। यह बात सही है, 16 से लेकर के 18 फरवरी 2022 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। इस वार्षिक कार्यक्रम का 21वां संस्करण है ये, ठीक बात है। इस शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन एवं सतत उत्पादन, ऊर्जा संक्रमण और संसाधन सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होती है। यानी ये सभी कथन इसके क्या हैं? सत्य हैं। इन सभी कथनों पर हमें ध्यान रखना है कि वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ऊर्जा संसाधन संस्थान यानी टीरी के द्वारा। और यह कब से कब तक? 16 से 18 फरवरी। यह इसका कौन सा संस्करण? 21वां। जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, ऊर्जा संस्करण और संसाधन जैसे मुद्दों पर इसमें चर्चा की गई। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है। यहां पर अगला सवाल है,
15वीं सीईसी कप महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो इसका आयोजन लद्दाख में किया गया था। कहां पर? लद्दाख में इसका आयोजन किया गया। अगला सवाल जरा देखिए मित्रों क्या है, यहां पर है टाटा समूह ने एयर इंडिया का नया सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां पर इसका सही जवाब है अल्कर आईसी बिलकेंट जो है, अल्कर आईसी बिलकेंट जो है, इनको नया क्या बनाया गया है? यहां पर सीईओ बनाया गया। किसका? टाटा समूह ने एयर इंडिया का नया सीईओ किसे बनाया? इल्कर आईसी बिलकेंट को बनाया गया। ओलाफ सोल्ज जो हैं वो जर्मनी के क्या हैं? चांसलर हैं। जर्मनी के चांसलर हैं। चांसलर जो हैं वो कौन है? सोल्ज हैं। ओलाफ सोल्ज जो हैं जर्मनी के चांसलर हैं। चलिए अगली बात करते हैं। अगला सवाल है आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम का आयोजन 16 से 18 फरवरी 2022 तक किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? कौन सा मंत्रालय है जिसने न्यू फ्रंटियर कार्यक्रम का आयोजन किया? तो उसका नाम है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। न्यू फ्रंटियर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चलिए अगला सवाल, किस देश ने भारतीय व्यापारियों को बिना वीजा प्रवेश की अनुमति देने की घोषणा कर दी है? तो मैंने आज ही बताया आपको, मालदीव जो है, इस मालदीव देश ने ऐसी घोषणा की है कि भारतीय व्यापारियों को हम मुफ्त में व्यापार करने की क्या करेंगे? परमिशन प्रदान करेंगे। अगला सवाल जरा देखिए क्या है। अगला सवाल है दिल्ली पुलिस के 16 फरवरी 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? दिल्ली पुलिस ने 16 फरवरी को 75वां स्थापना दिवस मनाया। आजादी का भी 75वीं वर्षगांठ चल रही है और दिल्ली पुलिस ने भी अपना 75वां स्थापना दिवस जो है वो 16 फरवरी 2022 को क्या किया? मनाया है। अगला सवाल है 4 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल 2022 तक महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप का आयोजन न्यूजीलैंड में किया जाएगा। कहां पर? न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला सवाल, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक एनएमसी किसे नियुक्त किया गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लीजिएगा। ये क्या है? 5 स्टार सवाल है भैया, ये 5 स्टार सवाल है। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जिसे हम एनएमसी कहेंगे, ये एनएसए जो हमारे अजीत डोभाल है उनके प्रति उत्तरदायी होंगे, यानी इनको अपनी सारी जानकारियां देंगे। जी अशोक कुमार इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति है। जी अशोक कुमार पहले व्यक्ति हैं जिनको समुद्री समन्वयक बनाया गया है, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जो है वो बनाया गया है। अगला सवाल यहां पर है, केंद्र सरकार ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसकी लागत जो है वो 100 करोड़ की रहेगी और यह 2022 से लेकर के 2027 तक चलने वाला है। केंद्र सरकार ने नव भारत साक्षर कार्यक्रम, यह भी 5 स्टार कार्यक्रम है भाई, क्या है? 5 स्टार सवाल है, जो कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है, जिसकी लागत क्या आएगी? लागत 100 करोड़ रुपए आएगी। लागत कितनी है? 100 करोड़ रुपए इसकी लागत है। 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए इसकी क्या है? लागत है। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा अगला क्या है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग T49 है, जिसकी लंबाई कितनी है? जिसे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत बनाया गया है, जम्मू कश्मीर को रेल नेटवर्क से जोड़ेगा। इसकी लंबाई है 13 किलोमीटर यानी 12.75 किलोमीटर। और अश्विनी वैष्णव ने इसकी खुदाई पूरी होने के अवसर पर ऐसा इसकी फोटो जो है वो क्या की थी? सेव की थी। तो चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखो, गैर अधिसूचित और खानाबदोश और अर्ध घुमंतु समुदायों हेतु दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में सीड योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई? SEED। ये सीड योजना जो है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई, जिसके मंत्री जो हैं वो कौन से भाई साहब हैं? वीरेंद्र सिंह है। क्या है? वीरेंद्र सिंह है। वीरेंद्र कुमार या वीरेंद्र सिंह जो है वो इस मंत्रालय के क्या है? मंत्री हैं। ठीक है। हाँ, अटल टनल की लंबाई लगभग 9.02 किलोमीटर है, लेकिन ये तो 13 के आसपास है। ठीक है। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नीति आयोग ने किस भारतीय डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी के सहयोग से फिनटेक ओपन हैकाथॉन का आयोजन करने जा रहा है? फिनटेक ओपन हैकाथॉन जो है इसका आयोजन जो है वो कौन कर रहा है? नीति आयोग कर रहा है और फोन पे के सहयोग से ऐसा किया जा रहा है। किसके सहयोग से? फोन पे के सहयोग से ऐसा किया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा। अगला सवाल क्या है जरा देखो, मई 2022 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, यह किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है?
यानी हाउ टू प्रिवेंट पेंडेमिक नेक्स्ट टू पेंडेमिक जो है, ये थीम जो है वो किसके द्वारा क्या की गई है, लॉन्च की गई है। तो इसका सही जवाब जो है वो हमारा क्या है, बिल गेट्स है। बिल गेट्स ने इस पुस्तक को लिखा है और मई 2022 में ये पुस्तक क्या होगी, प्रकाशित होने वाली है। चलिए अगला सवाल है, ये क्या है जरा देखो भैया। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन मई 2022 में किया जाएगा। यहां पर लिखा है कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो है वो आयोजन तो हो रहा है, ठीक बात है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि इसके कौन से संस्करण का आयोजन इस बार होने जा रहा है। तो मई 2022 में इसके 17वें संस्करण का जो है वो आयोजन होने जा रहा है। कहां पर, मुंबई में आयोजित होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है ट्रांसजेंडर समुदाय जो है उसको लेकर है। ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के उत्थान के लिए स्माइल योजना जो है, क्या है, स्माइल योजना है। ये क्या है, स्माइल योजना, स्माइल योजना, ठीक है। स्माइल योजना जो है, इस स्माइल योजना का पूरा नाम है आजीविका और उद्यम संवर्धन योजना। किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो यह है योजना जो है ये सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री द्वारा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय इसके द्वारा लॉन्च की गई, अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई, अधिकारिता मंत्रालय। तो ये सही बात है। चलिए नाइस, अगला सवाल यहां पर है, हाल ही में मुंबई के मालाबार हिल स्थित राजभवन में दरबार हॉल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो हमारे राष्ट्रपति राजनाथ सिंह नहीं है, ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया भाई हमारे राष्ट्रपति जो हैं रामनाथ कोविंद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया अभी हाल ही में। अगला सवाल यह है मेरे मित्रों कि यहां पर देखिए, किस राज्य की विधानसभा के स्थापना दिवस पर शताब्दी वर्ष समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ने भाग लिया, ठीक है, भाग लिया, जो 17 फरवरी 2022 को आयोजित किया गया। 17 फरवरी 2022 को आयोजित किया गया। किस विधानसभा के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिहार की विधानसभा के शताब्दी वर्ष मनाया गया और स्थापना वर्ष पर ओम बिड़ला जी जो है यहां पर इन्होंने क्या किया, अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला जी, ओम बिड़ला जी, इन्होंने क्या किया था, इसमें भाग लिया था। ओम बिड़ला जो है इन्होंने इसमें भाग लिया। चलिए सर और कितने क्वेश्चन है, बस अभी मात्र 10 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद कोई क्वेश्चन आपको नहीं कराएंगे। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति किसे बनाए गए, ये राजस्थान का सवाल आ गया। मेरे हिसाब से आगे के सवाल राजस्थान के आगे जो कि कल की क्लास में आपको करवा दिए गए, ठीक है, तो जरा देख लेता हूं मैं। राजस्थान स्वायत्त शासन ये सब हो गए। तो मेरे मित्रों आज की क्लास के सवाल आपके संपन्न हो गए हैं। राजस्थान वाले जो थे वो कल की क्लास में मैंने आपको करवा दिए थे, इस वजह से इतने ही सवाल जो थे वो आपके सामने मैंने रखे। अब आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। कैसी रही आज की क्लास जरा बताइए। मैंने बहुत धड़ाधड़ आपको सवाल कराने की कोशिश की क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या बहुत थी। 74 सवाल आज की क्लास में आपके सामने मैंने रखे हैं। 74 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने रिवाइज करवाए हैं और छुट्टी कर देते हैं अब सबकी। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप अपना प्रेम अपना स्नेह बनाए रखिए और हम इसी प्रकार आप के साथ प्रयास करते रहेंगे। तो अब रिवाइज हो गया, अब रटने की जरूरत नहीं है। जब कभी समय मिले तो इसको एक बार वापस देख लीजिएगा, सब चीजें याद हो जाएगी। इन 70 क्वेश्चनों में से आपको वापस याद करोगे तो मुश्किल से 10-12 मिनट का समय लगेगा। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर वापस मिलते हैं, तब तक आप सभी का दिन मंगलमय हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।